أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه वबारिक वसल्लम। तो बेटा हम आज की जो डेमो क्लास है वो फाइनली स्टार्ट करते हैं हम। मेरे पास जो भी इनरोलमेंट्स थी उनमें से अक्सर स्टूडेंट्स की ये जो है वो एक प्रॉब्लम ये थी। उन्होंने कहा कि सर ये लोड शेडिंग का टाइम होता है, तो खैर अब रमज़ान की वजह से इसके अलावा और कोई टाइम सूटेबल लग नहीं रहा था डेमो क्लास के लिए। सो दैट्स वाई मैंने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। अलबत्ता ये है कि जो स्टूडेंट्स हमें इस डेमो क्लास में ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, डेफिनेटली उन तमाम स्टूडेंट्स को हम ये रिकॉर्डिंग जो है वो जरूर उनके साथ शेयर कर देंगे इस क्लास की। टाइम चूंकि शॉर्ट है, रात का वक्त है, तो लिहाजा क्वेश्चन आंसर का सेशन हम देखेंगे लास्ट में अगर कर पाए तो। बाकी तमाम स्टूडेंट्स की जो माइक्स फिलहाल ऑफ है। मैं आज की क्लास में अपनी बात रखूंगा, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हर स्टूडेंट का ये हक होता है कि वो ये जाने कि जिस टीचर से वो स्टडी करने जा रहा है वो टीचर खुद कितनी ग्रिप रखता है। बेटा याद रखें कि अगर कोई भी टीचर अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपनी क्वालिफिकेशन अपनी डिग्रीज बताता है, तो यकीनी सी बात है उसका हरगिज हरगिज ये मकसद नहीं होता कि वो खुदा न खास्ता कोई सो कॉल्ड इम्प्रेशन बनाना चाह रहा है स्टूडेंट के सामने। क्योंकि जाहिर है आप लोगों की उम्र में और मेरी उम्र में तकरीबन मेरी उम्र आपसे डबल है ऑलमोस्ट। तो मेरी उम्र तक पहुंचते पहुंचते यकीनन हो सकता है कि आपकी क्वालिफिकेशन आपकी डिग्रीज आपका एक्सपीरियंस मुझसे भी ज्यादा हो जाए। लिहाजा टीचर का स्टूडेंट के साथ किसी भी किस्म का कंपैरिजन एक्चुअली बनता ही नहीं है। ठीक है। तो कभी भी स्टूडेंट ये ना समझे कि चूंकि जो है वो टीचर ये इस तरीके से बता रहा है। सॉरी, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है बेटा। अच्छा, तो कभी भी स्टूडेंट को ये नहीं समझना चाहिए कि टीचर अगर कोई अपनी क्वालिफिकेशन बता रहा है अपनी डिग्रीज बता रहा है तो वो इंप्रेशन जमा रहा है। हरगिज ऐसा नहीं है। और सीधी सी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट का हक है बुनियादी तौर पर कि वो ये जाने कि जिससे वो पढ़ने जा रहा है उसकी खुद का क्या बैकग्राउंड है, उसकी क्या स्टडीज है। तो बस इसी नुक्ता नज़र से मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम मोहम्मद फारूक आदम अंसारी है। और अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बेटा मैंने सीएमए किया हुआ है। अक्सर लोग इसे आईसीएमए कहते हैं, इसलिए मैंने बड़ी वजाहत करके यहाँ पर लिखा है। एक्चुअली कोर्स का नाम होता है सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये जो लोग कहते हैं ना आईसीएमए, एक्चुअली आई इंस्टीट्यूट का है। तो पूरा नाम इदारे का है आईसीएमएपी, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट पाकिस्तान। खैर, अब तो रिसेंटली इन्होंने आईसीएमए आई कर दिया है, मतलब आईसीएमए इंटरनेशनल हो गया है, पाकिस्तान सिर्फ नहीं रहा। बट बहरहाल मेरी इनरोलमेंट जब की थी तो उस वक्त चूंकि ये इसका नाम आईसीएमए था, इसलिए मैंने फिलहाल यहाँ पर आईसीएमए लिखा है। तो एक गलत फहमी ये जहन से निकाल दीजिएगा कि ये आईसीएमए जो लोग कहते हैं ना हमने आईसीएमए किया हुआ है, दिस इज एक्चुअली टेक्निकली रॉन्ग। असल में कोर्स का नाम है सीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किया हुआ है। इसके अलावा एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें सो आई एम एम कॉम फ्रॉम फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, आई एम एम इकोनॉमिक्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी एंड बी कॉम फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगर टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो 2006 से ऑनवर्ड आज तक मैं पढ़ा रहा हूं। और आज 2024 है, अगर मैं इसमें से माइनस करूं 2006 तो पता लगता है जनाब 19 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। जी हाँ, बिल्कुल 19 साल, इट इज टू लॉन्ग। तकरीबन 2006 से 2018 तक का एक तवील सफर मेरा रहा है, स्पेशली अकाउंटिंग, स्टैट्स, बिजनेस मैथ्स यानी कि थ्योरेटिकल सॉरी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाने का। जबकि 2018 टू ऑनवर्ड अब तक मुझे मजीद मौका मिला एक इंस्टीट्यूट में थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाने का। तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के हवाले से भी अगर मैं बात करूं तो तकरीबन मेरा करीब 6 साल का तजर्बा हो गया थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के अंदर। और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में तो खैर मैं 2006 से आज तक पढ़ा ही रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरा 19 साल का तजर्बा इस टीचिंग फील्ड में। इसके अलावा भी है कि जॉब एक्सपीरियंस कहाँ कहाँ रहा। करंटली पहले मैंने जुनैद जमशेद से अपने करियर का आगाज़ किया है। उसके बाद U&I गारमेंट्स में मैंने अपनी जो है वो जॉब की। ये जुनैद जमशेद की एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है। उसके बाद गुल अहमद में मैं तकरीबन कमोबेश 5 साल रहा। और उसके बाद 2018 से लेकर आज तक मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में BPS 17 स्केल के ऑफिसर की हैसियत से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ।
तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था बेटा, जो मैं समझता हूँ कि हर स्टूडेंट का हक है कि वो जाने। अब हम वक्त ज़ाया किए बगैर आते हैं अपनी प्रॉपर डेमो क्लास की तरफ। तो क्लास के एंड में मैं कुछ अनाउंसमेंट्स भी करने वाला हूँ, उसको भी जरा गौर से समझ लीजिएगा। फिलहाल यहाँ से जो सेशन स्टार्ट हो रहा है डेमो क्लास का, ये पर्टिकुलरली इस मकसद के लिए है ताकि आपको ये बताया जा सके कि दुनिया बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है, दुनिया ऑटोमेशन और ऑनलाइन की तरफ जा रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत तेजी से लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि तरक्की के लिए बहुत जरूरी है कि हम भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को, जितनी तेजी से दुनिया टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, इन्वेंशंस हो रही हैं, इनोवेशंस हो रही हैं, उसी तेजी से हमें भी अपनी जिंदगी के अंदर उन इनोवेशंस को अडॉप्ट करना चाहिए। तो जनाब, ये हिस्सा आपको ये बताएगा कि ऑनलाइन क्लास हो सकती है, ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती है, बिल्कुल इसके अंदर कोई कवाहत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे सामने इस वक्त कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आईकॉम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होती है, बट जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट होता है उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है। तो मैं आमतौर पर फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट होता है उसको बुनियादी तौर पर कुछ बातें बताता हूँ कि देखो बेटा, जिंदगी में पहली बार आपने कभी ना कभी केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी, राइट? सॉरी। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स जिंदगी में जब पहली बार आपने पढ़ी, आप उस वक्त को याद करें। उस वक्त आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स की ए बी भी नहीं मालूम थी। तो उस वक्त एक सूरत हाल कुछ इस तरह की थी बेटा कि आपने जैसे जैसे उस चीज को पढ़ना शुरू किया, वैसे आपने जो है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम। अभी है बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? एक्चुअली हमें एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया था, मैं जरा उनको लाइन पर ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। अभी है बेटा, आपने क्लिक सही किया था लिंक पर। जैसे ही मैंने आपकी कॉल एक्सेप्ट की है तो आपने गालिबन ज्वाइन मीटिंग पर क्लिक करना था, बट आपने लेफ्ट कर दिया। तो प्लीज आप वापस से क्लिक करें लिंक पे। जैसे ही हमें ज्वाइन करेंगे हम वापस से उनको लाइन पर ले लेंगे। तो जनाब, जब जिंदगी में पहली बार आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ी है तो उस टाइम यकीनी सी बात है आपके लिए एक बड़ी परेशानी थी उन सब्जेक्ट्स को समझना, उनकी बेसिक्स को समझना। लेकिन बहरहाल वक्त के साथ साथ आपने उन तमाम चीज़ों को समझा, ठीक है। और ना सिर्फ समझा बल्कि बहुत अच्छे से उसको पढ़ा, और अपनी तालीम मुकम्मल करते हुए आप आगे की मंजिलें तय करते गए। बिल्कुल इसी तरीके से जब आईकॉम का स्टूडेंट फर्स्ट टाइम कॉमर्स पढ़ता है तो उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। अकाउंटिंग उसको जिंदगी में पहली बार पढ़नी होती है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स उसको पहली बार पढ़नी होती है, पीओसी प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स उसे पहली बार पढ़नी होती है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो जिंदगी में उसने पहले कभी भी नहीं पढ़े होते, पहली बार उसको पढ़ने होते हैं। तो यकीनी सी बात है उसको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए कभी भी डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए आपको। कोई भी प्रॉब्लम कंफ्यूजन हो तो आपका पूरा हक है कि आप टीचर से लाजमी अपनी हर कंफ्यूजन को, हर प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, राइट? तो अब मैं इस एक टॉपिक को स्टार्ट करने लगा हूँ, अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है सबसे पहले तो इनफैक्ट मैं आपको ये बता दूं एक्चुअली व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट of
रिकॉर्डिंग अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बेटा, अभी हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? अभी आपने अपना माइक म्यूट किया हुआ है। आप जस्ट मुझे अच्छी बात है म्यूट किया हुआ है, क्योंकि आज की डेमो क्लास है, डेमो क्लास में ज्यादातर तो मुझे ही बात करनी है। लेकिन एटलीस्ट आप एक बार मुझे कंफर्म कर लो कि आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही। वालेकुम सलाम जी। जी आ रही है। चलें, गुड हो गया बेटा। अच्छा, डेमो क्लास के अंदर बेटा मैंने एक अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको शेयर कर दूंगा। तो वापस से मैं अगर अपना इंट्रोडक्शन रिपीट करूंगा तो ऑब्वियसली उसमें टाइम वेस्ट होगा। मैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर आता हूँ। हमारे पास आज की क्लास में कुछ स्टूडेंट्स और भी थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनके साथ हुआ ये कि 11 बजे की टाइमिंग उन्होंने कहा कि सर हमारी लोड शेडिंग का टाइम होता है। तो रमजानुल मुबारक की वजह से इसके अलावा और कोई सुटेबल टाइम नहीं लग रहा था मुझे, इसलिए मैं टाइम में कोई तब्दीली नहीं कर सका, और मैंने यही टाइम सेलेक्ट किया इस डेमो क्लास के लिए। ठीक है बेटा, तो आप मेरे साथ लाइन पर रहिएगा। मैंने अपना इंट्रोडक्शन जो दिया है वो है तो इम्पोर्टेंट, बट इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं इसको रिपीट करूं। अलबत्ता जो टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ, ये जो हिस्सा अब लेक्चर का शुरू हो रहा है जब आपने हमें ज्वाइन किया है, इस हिस्से के अंदर मैं बुनियादी तौर पर आपको एक सवाल हल करके बताऊंगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। इससे आप दो चीजें जज कर पाएंगे। नंबर वन, कि आया मेरी टीचिंग स्किल्स आपको सही से समझा पा रहा हूं मैं या नहीं। ठीक है, आप मुझसे समझ पा रही हैं या नहीं, एक तो ये। और दूसरा ये कि शायद इससे पहले आपने, आई डोंट नो कि आपने ऑनलाइन कोई क्लास ली है या नहीं ली, बट आपको ये भी फैसला करने में आसानी होगी कि ऑनलाइन क्लास हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ऑनलाइन क्लास से हमें कितना फायदा होता है, राइट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन लिखी है। अच्छा, मैं कुछ बातें रिपीट कर देता हूँ, रिकॉर्डेड लेक्चर में तो होगी, लेकिन वापस से आप लाइन पर आई हैं तो मैं दोबारा आपके लिए दोहरा देता हूँ कि देखिए, जिंदगी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ता है। जैसे आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स नाइन्थ में या टेंथ में आपने पहली बार पढ़ी, तो जब आपने उसको पहली बार पढ़ा तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई होंगी, बहुत ज्यादा परेशानियां आई होंगी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे आपके उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले गए, तो आपने वो चीज ना सिर्फ पढ़ ली बल्कि बहुत अच्छे से पढ़ी। और अच्छे से पढ़ने के साथ साथ माशाल्लाह से आज आप मंजिल अपनी आगे की तरफ तय कर रही हैं, यानी कि आप इंटर में हैं, राइट। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले तो हमारा कौमी आपको पता है एक स्लोगन है कि घबराना नहीं है। ठीक है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी कंफ्यूजन होगी, आप टीचर से पूछेंगे और टीचर आपको बताएगा। सही है। अच्छा, अब चूंकि अकाउंटिंग, बिजनेस मैथ्स और इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स, ये कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो जिंदगी में पहली बार स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ता है आईकॉम में, उससे पहले उसने कभी नहीं पढ़ी होती। तो जाहिर है, मैं अगर आपके सामने हिंदी जुबान का कोई एक अल्फाबेट लिख दूं और आपसे पूछूं बेटा बताओ ये क्या है, तो आप नहीं बता सकेंगे। लेकिन जैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि बेटा ये इसका मतलब ये होता है, तो आप हमेशा के लिए उसको समझ लेंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जब जिंदगी में पहली बार आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग एक्चुअली है क्या। अकाउंटिंग की डेफिनेशन किताबों में लिखी गई है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग ऑफ द डेटा ऑफ अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अकाउंटिंग एक ऐसा हुनर है जिसके अंदर आप चार काम सीखते हैं। नंबर वन, रिकॉर्ड करना। ठीक है जी। नंबर टू, क्लासिफाई करना, दर्जाबंदी करना। नंबर थ्री, किस चीज की दर्जाबंदी करना उसकी भी हम आगे बात करेंगे। नंबर थ्री, समराइज करना, समराइजिंग, शॉर्ट करना, बहुत डिटेल्ड वर्किंग को समराइज करके एक पेज के ऊपर लेकर आना। एंड नंबर फोर, इंटरप्रेटिंग, और उनकी तशरीहात करना, उनसे नताइज अखज करना, या डिसीजन मेकिंग के लिए, फैसला साजी के लिए जो आपके अकाउंटिंग के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनको इस्तेमाल करना।
अब आपके लिए गुड न्यूज ये है कि ये इंटरप्रेटिंग वाला काम आपने अभी नहीं सीखना है, बल्कि ये बीकॉम पार्ट 1 में भी नहीं, बीकॉम पार्ट 2 में जाकर आप जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगी तो आपको रियलाइज होगा कि ये एक्चुअली इंटरप्रेटिंग होती क्या है। फिलहाल फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में और बीकॉम पार्ट 1 तक में, जिसको अब एडीसी कहा जाता है, आपको फोकस करना है इन 3 चीजों पर: रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। सबसे पहले हम चीजों को रिकॉर्ड करना सीखेंगे, उसके बाद हम उन्हें क्लासिफाई करना सीखेंगे, और उसके बाद हम उसे समराइज यानी कि उसे शॉर्ट करना सीखेंगे। और आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है। आज जो मैंने सवाल, ये जो टॉपिक्स चुना है अकाउंटिंग का, वो सिर्फ और सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग का एक कॉन्सेप्ट समझाएगा कि रिकॉर्डिंग क्या होती है और अकाउंटिंग का मिजाज क्या है, अकाउंटिंग किस तरीके से किसी भी डाटा को रिकॉर्ड करता है। अच्छा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग करनी है किस चीज की? डेटा की जनाब। डेटा ऑफ अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी मालियाती इदारे के डेटा को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और इंटरप्रेट करना हमारा काम है, जो कि हमने अकाउंटिंग में सीखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेटा हियर? डेटा क्या होता है, तो जरा समझें कि डेटा किसको कहते हैं। एनी एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज, कीमतों का तबादला। जैसे कि आप शॉप पर जाती हैं और शॉप पर जाके फॉर एग्जांपल आप एक मार्कर परचेज करती हैं, तो देखिए एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज होगा दो चीजों के दरमियान: नंबर 1 मार्कर एंड नंबर 2 कैश। कीमतों का तबादला होगा ना। अगर शॉपकीपर ने कहा है कि जनाब मार्कर की प्राइस है 50 रुपीज, तो आप उसे 50 रुपीज पे करेंगी, मार्कर आप रिसीव कर लेंगी, कैश उसे दे देंगी। तो क्या ख्याल है, हुआ ना एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज, कीमतों का तबादला। तो ये जो कीमतों का तबादला होता है, इसी को हम कहते हैं एक्चुअली ट्रांजैक्शंस। और यही वो डेटा है जिसे रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करने का हुनर हमने अकाउंटिंग के अंदर सीखना है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, मालियाती इदारा। देखिए बहुत सारे नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं, गैर मालियाती इदारे, ऐसे इदारे जिनका काम रुपए पैसे कमाना नहीं, जैसे सैलानी है, छीपा है। तो अकाउंटिंग के अंदर हम उनके ऊपर फोकस नहीं करते, हम अकाउंटिंग के ऊपर हमारा मेन फोकस होता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो मालियाती इदारे हों, जो रुपए पैसों के लिए काम करते हो। तो अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन को अगर मैं समराइज करूं, कंक्लूड करूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि अकाउंटिंग एक ऐसा हुनर है जिसके अंदर आप किसी भी मालियाती इदारे के डेटा को रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और इंटरप्रेट करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब एक सवाल है यहाँ पर कैश बुक से रिलेटेड। अच्छा, कोई अगर कंफ्यूजन रह जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप बेटा पहली बार पढ़ रही हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप अनम्यूट करके आपने क्वेश्चन पूछ लेना है सेंटर में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चले मैं आपसे पूछता भी जाता हूँ साथ साथ। हेलो। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है आपको? बढ़िया बेटा। आपका माइक म्यूट हुआ हुआ है बेटा, अगर आप रिप्लाई कर भी रही होंगी तो मेरे पास आवाज नहीं आ रही आपकी। मुझे लग रहा है शायद आप कहीं मसरूफ हो गई हैं। चलो खैर, मैं क्लास कंटिन्यू करता हूँ। होपफुली आप हमें जल्द वापस से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन है जो मैंने सामने रखा है, वो ये: एक्स वाई जी कॉर्पोरेशन, एक कंपनी है एक्स वाई जी, मेंटेन अ कैश बुक। ये कंपनी है जो कि कैश बुक रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करती है। नाम से जाहिर है ये एक ऐसा बुक होगा जिसके अंदर आप कैश से रिलेटेड तमाम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे कि कब पैसा आया और कब पैसा गया। ठीक है जी। कहते हैं टू रिकॉर्ड इट्स डेली कैश ट्रांजेक्शन्स, ये बुक इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि कैश ट्रांजेक्शन्स में रिकॉर्ड कर सकें।
इंक्लूडिंग बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स। इसमें बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स भी इंक्लूड होंगी। इसके अलावा आगे कहते हैं जनाब, ऑन January 1st 2001 सॉरी 2024 द कैश बुक शोड अ बैलेंस ऑफ 8,000 while बैंक बैलेंस ₹15,000। January 1st को आपको कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं कि कैश का बैलेंस हमारे पास 8,000 मौजूद है, जबकि बैंक का बैलेंस हमारे पास 15,000 मौजूद है। मजीद आगे कहते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स अकर्ड। जबकि जनवरी के महीने में कुछ मजीद ट्रांजेक्शन्स हैं, कुछ लेन देन के अमल हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ट्रांजेक्शन के बारे में बताया। मजीद कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो परफॉर्म किए गए हैं, और वो ट्रांजेक्शन्स बेटा ये हैं। अब इनमें से हर एक को हम पढ़कर समझेंगे और इस जगह पर हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। एक बात और ध्यान में रखिएगा बेटा, अकाउंटिंग के अंदर ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करें। जैसे कि कैश बुक जब भी बनाई जाएगी, सबसे पहले आप इदारे का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे कैश बुक, यानी कि जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो। बहुत सारे और भी जर्नल्स हम आगे पढ़ेंगे, और भी अलग अलग तरह के बुक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो भी बुक बना रहे हो उस बुक का नाम आएगा, और फिर उसके बाद आएगा कि किस पीरियड के लिए हम बना रहे हैं। तो चूंकि ये फॉर द पीरियड एंडेड ऑन January 31st 2024 है, ये जनवरी के महीने की तमाम ट्रांजेक्शन है। आप देखें जनवरी के मंथ की तमाम ट्रांजेक्शन है। सो दैट्स वाई यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर द पीरियड एंडेड ऑन January 31st 2024। ओके जी। इसका फॉर्मेट ये होता है बेटा कि बेसिकली अगर आप देखें तो ये कॉलम्स आपके पास मौजूद है। सबसे पहले डेट का कॉलम है, उसके बाद एक रिसिट्स का कॉलम है, उसके बाद सेल्स डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। एग्जैक्टली यही 5 कॉलम्स अगेन रिपीट हो रहे हैं, डेट, पेमेंट, परचेज डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। आपको लग रहा होगा कि ये दो कॉलम जरा डिफरेंट है ना। यहाँ पर लिखा है रिसिट्स एंड सेल डिस्काउंट, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, पेमेंट्स एंड परचेज डिस्काउंट। ये फर्क सिर्फ इसलिए है कि लेफ्ट हैंड साइड पर आप जब कभी भी कैश रिसीव करेंगे, जब कभी भी आप पैसा लेंगे, तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। जबकि आप अगर देखें तो सेंटर में एक मैंने डिफरेंस रखा है, ये एक पार्टीशन रखा है। इसके राइट हैंड साइड का जो पोर्शन है, राइट हैंड साइड के अंदर जब कभी भी हम पेमेंट्स करेंगे, हम उनको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बेसिकली हो जाएगा रिसिट्स के लिए, और राइट हैंड साइड हो जाएगा एक्चुअली पेमेंट्स के लिए। तो वन बाय वन हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन पढ़ते जाएंगे, और हम उसे यहाँ पर पोस्ट करते जाएंगे, या फिर हम उसे रिकॉर्ड करते जाएंगे। लेकिन याद रखें, सबसे पहले हम बैलेंसेस लिखेंगे। जनवरी के महीने में सबसे पहले January 1st को इन्होंने बैलेंस बताया है कि कैश बुक में बैलेंस नजर आ रहा है 8,000, जबकि बैंक स्टेटमेंट बैंक बैलेंस में नजर आ रहा है 15,000। अच्छा, एक बात और समझ लें कि इदारे का जो कैश होता है, किसी भी कंपनी, किसी भी इदारे का, वो दो जगहों पर होता है, कैश ऑन हैंड और दूसरा कैश एट बैंक। वो पैसा जो आपने अपने हाथ में रखा है, अपने पास रखा है, अपने ऑफिस में रखा हुआ है, और वो पैसा जो आपने बैंक में रखा हुआ है, भाई दोनों है तो कैश ही ना। इसीलिए यहां पर हम कैश और बैंक ये दोनों कॉलम्स को मेंटेन कर रहे होते हैं। कब कब ऑफिस में पैसा आया, ठीक है जी, कब कब पैसा आया, और कब कब पैसा गया। अब वो पैसा चाहे हमारे पास ऑन हैंड आए या बैंक में आए, या फिर हम पेमेंट बाय हैंड करें या बाय चेक करें, तो हमने बेसिकली रिसिट्स और पेमेंट्स के दो कॉलम्स को अपने पास मेंटेन करना होता है। एक तो कैश का कॉलम और दूसरा बैंक का कॉलम। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजेक्शन्स की, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले बैलेंसेस पोस्ट करेंगे। हमेशा याद रखें बेटा, सबसे पहले आपने डेट लिखनी होती है। आपने लिखा है जनाब Jan 1st, ये बैलेंस है। कैश का बैलेंस आपको बताया गया है, कैश बुक शोड अ बैलेंस ऑफ ₹8,000, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 8,000। जबकि बैंक का बैलेंस आपको बताया गया है 15,000, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बेटा 15,000। बेटा अभी हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? अब तक जो मैंने समझाया है वो समझ आ रहा है आपको? अच्छा बेटा,
अभी यहाँ ने फिर लेफ्ट कर दिया, कोई बात नहीं, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो देखो बेटा, जनवरी 3, जनवरी की 3 तारीख को कैश सेल हुई है, कहते हैं ₹3,500 वर रिकॉर्डेड। भाई हमने कुछ माल बेचा है जिसके नतीजे में हमारे पास पैसा आया है, ठीक है जी। कैश सेल से का मतलब ये होता है कि हमने कोई माल उधार पर नहीं बेचा, कैश में बेचा। दो तरह की सेल होती है, कैश सेल होती है और एक क्रेडिट सेल होती है। अब कैश सेल का मतलब ये होगा कि हमने माल दिया और बदले में हमें पैसा मिला, 3,500। इसको हमने रिकॉर्ड करना है जनवरी 5 को। तो जाहिर है इसका ताल्लुक रिसिट साइड से है, तो मैंने यहाँ पर लिखना है Jan 3 और लिखूंगा मैं सेल्स, ठीक है जी। या आप कह सकते हैं इसको कैश सेल्स, बट ऐसे नीड नहीं है कैश सेल लिखने की। सेल्स लिख सकते हैं कि जनाब माल बेचा, उसके नतीजे में पैसा आया। अब पैसा चूंकि ऑन हैंड आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 3,500, लिहाजा हमने कैश के कॉलम में लिख दिया 3,005। उसके बाद Jan 7 को देखें क्या कहते हैं, पेड रेंट एक्सपेंस ₹1,200 बाय इशूइंग अ चेक। बिल्डिंग हमारी किराए की है, उसका हमने किराया देना था। Jan 7 को हम किराया दे रहे हैं, रेंट की पेमेंट कर रहे हैं। 1,200 रुपए रेंट है, लेकिन वो किस तरह दे रहे हैं, हम कैश के थ्रू नहीं दे रहे बल्कि हम चेक के जरिए दे रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि इसका ताल्लुक पेमेंट से है, लिहाजा इसकी एंट्री आप राइट हैंड साइड पर करेंगे बेटा, पेमेंट साइड पर करेंगे। डेट मेंशन करेंगे Jan 7, रेंट एक्सपेंस। और अगर हम कैश के जरिए पेमेंट कर रहे होते तो हम कैश के कॉलम में लिखते, लेकिन चूंकि उन्होंने कहा कि हमने चेक इशू किया है, अब अगर मैं किसी को चेक दूंगा तो जाहिर है मेरी पॉकेट से पैसा कम नहीं होगा बल्कि मेरे बैंक से पैसा कम होगा, लिहाजा ये 1,200 रुपए मैं बैंक के कॉलम में एंटर करूंगा, ठीक है जी। तो पेड रेंट एक्सपेंस ऑफ ₹1,200 बाय इशूइंग अ चेक। तो हमने 7 तारीख को पेमेंट साइड पर रेंट एक्सपेंस की एंट्री बनाई और अमाउंट को हमने लिख दिया बैंक के कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें, Jan 10 को कहते हैं रिसीव्ड ₹1,000 इन कैश फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सर्विस रेंडर्ड। हमने एक कस्टमर को सर्विस दिया। सर्विस रेंडर्ड का मतलब हमने किसी को सर्विस फराहम किया, हमने कोई खिदमात सरंजाम दी। जैसे मिसाल के तौर पर टेक्निकल असिस्टेंस होती है, हम अपनी गाड़ी लेकर मैकेनिक के पास जाते हैं, मैकेनिक हमें अपनी सर्विसेज देता है, हमारी गाड़ी को ठीक ठाक करता है, तो उसको हम सर्विस रेंडर्ड कहेंगे। तो हमने किसी को सर्विस फराहम किया जिसके बदले में हमें पैसा मिल रहा है 1,000 रुपए, वो हम रिसीव कर रहे हैं। तो Jan 10 को रिसिट साइड पर आप 1,000 की एंट्री बनाएंगे और कॉलम कौन सा इस्तेमाल करेंगे बेटा, कैश का, क्योंकि उन्होंने साफ लिखा है कि रिसीव ₹1,000 इन कैश। यानी कि वो शख्स हमें ऑनलाइन बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं कर रहा बल्कि कैश पे कर रहा है, लिहाजा Jan 10 को मैं एंट्री बनाऊंगा सर्विस इनकम। हमने कुछ खदमात सर अंजाम दी जिसके बदले में हमें पैसा मिला और वो रकम है हमारे पास 1,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट, इसी में आप देखें कभी कभी कंटिन्यू करता है वो एक ही लाइन में या एक सेम डेट में एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन भी बता सकता है, तो डेफिनेटली हमें उसे भी रिकॉर्ड करना है। आगे लिखा हुआ है ऑल्सो रिसीव्ड अ चेक पेमेंट ऑफ ₹800 फ्रॉम एन अदर कस्टमर। एक और कस्टमर है जिससे हम चेक के जरिए पेमेंट रिसीव कर रहे हैं 800 रुपए। अब देखिए Jan 10 को एक और एंट्री हमें बनानी है, कस्टमर से हम पैसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा अकाउंट रिसीवेबल होगा। मतलब हमने कभी उसको कुछ उधार पे माल दिया होगा जिसके बदले में वो आज हमें पैसे लौटा रहा है। अगर सेल कर रहे होते तो वो बताता कि हमने सेल किया है, लेकिन सेल नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं पैसे रिसीव कर रहे हैं। इसका मतलब हमने पहले कोई उधार पे सेल की होगी और अब हम क्या कर रहे हैं, उससे पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल के बदले जो पैसा हमें लेना था उसके बदले हम पैसा ले रहे हैं, लेकिन क्या वो कहते हैं जनाब चेक रिसीव कर रहे हैं 800। अब ये देखकर अक्सर स्टूडेंट के जहन में आता है कि ठीक है सर 800 रुपये हमें बैंक के कॉलम में लिख देना चाहिए, लेकिन जवाब है नहीं, हरगिज ऐसा नहीं होगा। बैंक के कॉलम में आप सिर्फ उसी सूरत में एंट्री बनाएंगे जब ये चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया जाएगा। फिलहाल चूंकि ये चेक हम रिसीव कर रहे हैं इसलिए हम इसे 800 ही, इस 800 को कैश के कॉलम में ही लिखेंगे।
क्यों? क्योंकि जब तक पैसे हमारे पास हैं, ऑन हैंड है, चाहे वो चेक की सूरत में हो, कैश की सूरत में हो, उसे हम कैश ही कंसीडर करते हैं, अनटिल एंड अनलेस हम उसे बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा रहे हो। चूंकि हमने रिसीव किया है, लिहाजा 800 मैंने यहाँ पर किया। अब एक काम मैं और कर देता हूँ, अलबत्ता यहाँ पर एक जनवरी 11 को मैं एक ट्रांजेक्शन और इसमें ऐड कर देता हूँ बेटा, ताकि ये चीज आपको जरा क्लियर हो जाए कि जनवरी 11 को लिखा है जनाब, डिपॉजिटेड चेक ऑफ ₹800 रिसीव्ड ऑन जनवरी 10। भाई हमने 800 रुपए का जो चेक रिसीव किया था, जो हमारे हाथ में था, अगले दिन हमने जाके उसे बैंक में जमा करवा दिया। अब जरा गौर करें किस तरीके से एंट्री बनेगी। इसको हम कहते हैं बेटा कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, उसका मैं कलर भी जरा चेंज कर देता हूँ। कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है? कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी होती है जिसका डुअल इफेक्ट होता है। इसको आप पेमेंट साइड पर भी रिकॉर्ड करते हैं, इसे आप रिसिट साइड पर भी रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं भी आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, 800 रुपए जब हमने रिसीव किए तो हमने ऑन हैंड रखा, लिहाजा हमने कैश के कॉलम में से लिखा। लेकिन जब मैं इसे अपने हाथों से निकाल कर बैंक में जमा करवाऊंगा, तो क्या ख्याल है, मेरा कैश ऑन हैंड तो कम हो जाएगा। लिहाजा पेमेंट साइड पर मैं एंट्री बनाऊंगा, जैन 11 को बैंक डिपॉजिट, बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं 800 रुपए, जिसकी वजह से हमारा कैश 800 रुपए से कम होगा। जबकि जैन 11 को ही कैश डिपॉजिट की वजह से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा 800 रुपए। अब जरा गौर करना बेटा, ये 800 रुपए की हमने डबल एंट्री बनाई है, राइट हैंड साइड पर भी, लेफ्ट हैंड साइड पर भी। क्यों? क्योंकि जब मैंने रिसीव किया था इसे कैश के कॉलम में लिखा था। अब चूंकि मैं ये जमा करवाने लगा हूं बैंक के अंदर, लिहाजा मैंने कैश में से माइनस किया और इसे प्लस कर लिया बैंक के अंदर। हमारे पास दो चीजें चल रही है ना, कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो एक्चुअली मेरे इस हरकत से जो कैश ऑन हैंड है उसमें कमी आ रही है। ठीक है जी। जबकि कैश एट बैंक जो है उसमें इजाफा हो रहा है, प्लस हो रहा है। यानी कि यहाँ से लेस होगी अमाउंट और यहाँ पर ऐड होगी, इसलिए इसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनती है, इसकी डबल एंट्री बनती है। तो हमने पेमेंट साइड पर कैश के कॉलम में 800 की एंट्री की, जबकि रिसिट साइड पर हमने बैंक के कॉलम में एंट्री की। डेफिनेटली लाइव क्लास में बेटा होता ही है कि अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी एंट्री समझ में नहीं आ रही होती स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट हैंड टू हैंड वहां पर क्वेश्चन कर लेता है कि सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, इसको दोबारा से समझा दो। तो इस वक्त चूंकि आप लोग लाइव नहीं है, इसलिए मैं जज नहीं कर सकता कि आप लोगों को ये बात किस हद तक समझ में आई। बट लाइव क्लास के अंदर डेफिनेटली, इस डेमो क्लास का मकसद ही यही था, जब आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन होते तो उसमें होता ये कि जो भी कंफ्यूजन होती आप उसी वक्त क्वेश्चन करके उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते थे। ठीक है, होपफुली आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट, जनवरी 15 को कहते हैं परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑफ ₹300 इन कैश। हमने ऑफिस सप्लाईज खरीदी। ऑफिस सप्लाईज क्या होती है बेटा? ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली जो स्टेशनरी रिलेटेड आइटम्स होते हैं, जस्ट लाइक जो है वो पेपर, पेन, पेंसिल, इरेजर एक्सेट्रा। ठीक है, तो कहते हैं जनाब, हमने स्टेशनरी खरीदी, उसके लिए ₹300 हमने पे किया, बट कैश की सूरत में, कैश। तो अब होगा ये बेटा कि हम पेमेंट साइट पर डायरेक्ट खरीदारी करेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, दैट्स वाई हम उसको पेमेंट साइट पर रिकॉर्ड करेंगे। हमने डेट लिखी जैन 15, ऑफिस सप्लाईज, और मैंने
चूंकि ये कैश में पेमेंट कर रहे हैं बेटा, इसलिए मैंने कैश के कॉलम में लिख दिया 300। जबकि द सेम डे, उसी दिन, अ चेक पेमेंट ऑफ 600, एक चेक के जरिए भी हम पेमेंट कर रहे हैं, वॉज मेड फॉर इन्वेंट्री परचेज। इन्वेंट्री क्या होती है बेटा? सामान तिजारत, वो सामान जिसे खरीदना बेचना हमारा काम हो, हमारा कारोबार हो। आसान अल्फाज में कहूँ तो रॉ मटेरियल कह सकते हैं आप, ठीक है। जैसे टेक्सटाइल कंपनी के लिए कपड़ा, ये उसका रॉ मटेरियल है, इसे खरीदना, इस पर काम करना, उसे बेचना, यही उनका बिजनेस है, तो उसे वो कहेंगे इन्वेंट्री। इसी तरह जो आपकी स्टेशनरी शॉप है आपके इलाके में, उस स्टेशनरी शॉप वाले के लिए जो स्टेशनरी रिलेटेड आइटम्स वो खरीदता बेचता है, वो उसके लिए इन्वेंट्री है। लेकिन जो शख्स अपने इस्तेमाल के लिए, अपने कारोबार के लिए उसे खरीदता है, उसके लिए ये सप्लाईज है। मसलन मेरा एक सेंटर है और उसके लिए मुझे बोर्ड मार्कर्स चाहिए, तो जब मैं एक स्टेशनरी शॉप पर जाऊंगा तो मेरे लिए वो मार्कर तो ऑफिस सप्लाईज है, क्योंकि मैं ऑफिस में इस्तेमाल करता हूँ उन स्टेशनरीज को। बट जिस शॉपकीपर से मैं खरीद रहा हूँ उसके लिए वो इन्वेंट्री है बेटा। ठीक है, तो हमने सेम डेट को यानी कि जनवरी 15 को चेक के जरिए भी 600 रुपए की हम पेमेंट कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि हमने इन्वेंट्री को परचेज किया। तो हमने सेम डेट जनवरी 15 को लिखा जनाब इन्वेंट्री परचेज, जिसकी वजह से 600 देखें बैंक के कॉलम में लिख रहा हूं मैं, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है, कैश के थ्रू पेमेंट नहीं हो रही। जब मैं चेक इशू करूंगा तो मेरा बैंक अकाउंट इससे कम होगा, इसलिए पेमेंट साइड पर बैंक के कॉलम में मैंने ये 600 की एंट्री कर दी। उसके बाद जनवरी 20 को देखें आप, विदड्रॉ ₹700 कैश फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब हम बैंक से पैसे निकाल रहे हैं ऑफिस यूज के लिए। अगेन कॉन्ट्रा एंट्री जनाब, एक बार फिर कॉन्ट्रा एंट्री बन रही है। क्यों? गौर करें, वो कहते हैं कि बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, मतलब बैंक कम होगा। अब उल्टा होगा, बैंक लेस होगा, और कैश ऑन हैंड ऐड होगा, क्योंकि बैंक से पैसा निकल कर क्या होगा, मेरे हाथों में आ जाएगा। तो अब जरा देखें इसको हम किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे जनवरी 20 को। अच्छा, जो कॉन्ट्रा एंट्री वाली थी ना, उसे मैं जरा हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में भी आए कि क्यों और कैसे किसकी कॉन्ट्रा एंट्री बनी थी। ये थी एक कॉन्ट्रा एंट्री जनवरी 11 वाली। अब जनवरी 20 को भी एक कॉन्ट्रा एंट्री बन रही है। कैश विदड्रॉ करने की वजह से हमारा बैंक बैलेंस कम होगा बेटा, कितने से? 700 से। ठीक है जी, 700। जबकि जनवरी 20 को बैंक से विदड्रॉ करने के लिए, सॉरी, बैंक से विदड्रॉ करने की वजह से आपका कैश इंक्रीज हो जाएगा, रिसेट हो जाएगा। जस्ट इमेजिन कि आप एक बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन है और आप अपने कारोबार से रिलेटेड जो भी आपका बैंक अकाउंट है वहां से पैसा विड्रॉ करते हैं। तो बैंक से जब आप कैश विड्रॉ करेंगे तो बैंक बैलेंस से पेमेंट हो जाएगी, बैंक बैलेंस माइनस हो जाएगा। पेमेंट मीन्स लेस, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, पेमेंट मीन्स लेस। ठीक है जी, कम हो रहा है। जबकि रिसिट्स मीन्स ऐड, बढ़ रहा है। ठीक हो गया, ये डिक्रीज और ये इंक्रीज। तो जब आप पैसे विड्रॉ करवाएंगे बेटा तो डेफिनेटली आपका बैंक बैलेंस लेस होगा, डिक्रीज होगा 700 रुपए से, और कैश ऑन हैंड बढ़ जाएगा 700 रुपए से। वो रिसिट साइड पर मैंने ऐड कर दिया। सही है, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री बन रही है। इसका कलर तो डिफरेंट कर देता हूं मैं, इसको इस कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। तो आपको पता लगेगा जनाब कि ये वाला येलो जो है ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है जनवरी 11 वाला, और 20 वाला जो है ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। अगेन नेक्स्ट, इससे आगे बात करते हैं। जनवरी 25, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर अमाउंटेड ₹1200। जनाब 1200 रुपये हमने कस्टमर से कैश रिसीव किया। रिसिट साइड पर एंट्री करेंगे, और चूंकि यहाँ कहीं बैंक में डिपॉजिट करने का तस्करा नहीं है, लिहाजा आप इसे कैश ही मानेंगे। आप लिखेंगे जनवरी 25 को अकाउंट रिसीवेबल की वजह से हमने पैसा लिया
₹1200, सिंपल एंट्री बन गई। आगे देखें, ऑल्सो इशूड अ चेक फॉर ₹500 फॉर यूटिलिटी एक्सपेंस। जनवरी 25 को ही हम ₹500 का एक चेक भी इशू कर रहे हैं। किस लिए? यूटिलिटी एक्सपेंस के लिए। तो मैंने यहाँ पर जनवरी 25 को एक एंट्री मैंने पेमेंट साइड पर बना दी, यूटिलिटीज एक्सपेंस। ठीक है जी। और चूंकि मैं चेक इशू कर रहा हूँ बेटा, लिहाजा कैश में एंट्री नहीं बनाएंगे, बल्कि बैंक के अंदर हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, अमाउंट लिखेंगे 500। नेक्स्ट, ये देखिए जी, एंट्रीज बनती जा रही है, ये रिकॉर्डिंग होती जा रही है। एंड आई होप सो कि ये आपको इस तरह समझ में भी आ रहा होगा जिस तरीके से मैं बताता जा रहा हूँ। लास्ट एंट्री है फाइनली, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जनवरी 31 को कहते हैं पेड सैलरीज एक्सपेंस। सैलरी की पेमेंट की जा रही है ₹2000 बाई इशूइंग अ चेक। तो अगेन पेमेंट साइड पर Jan 31 को सैलरीज एक्सपेंस, और अगर कैश दे रहे होते तो कैश के कॉलम में एंट्री बनाते, बट चूंकि इशू किया जा रहा है एक चेक, लिहाजा ₹2000 की एंट्री करेंगे बेटा बैंक के कॉलम में। दैट्स ऑल, हियर इट इज। ये तमाम ट्रांजेक्शन्स को हमने बड़ी खूबसूरती से जी रिकॉर्ड कर लिया है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, अपने काम की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली बस समझाना चाह रहा हूँ कि जी हमने इसको बहुत तरीके और सलीके से रिकॉर्ड कर लिया, कब कब रिसिट साइड पर और कब कब पेमेंट साइड पर जो है वो आपने एंट्रीज बनानी है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जरा एक नज़र देख लें, हालांकि ये काम हमें पहले कर लेना चाहिए था रिक्वायर्ड में। जब प्रॉपर हम रेगुलर क्लास लेंगे उसके अंदर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम रिक्वायर्ड देखा करेंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम सॉल्यूशन करेंगे। बट चूंकि यहाँ पर मुझे प्रॉपर सॉल्व तो करवाना ही था, सारी चीजें समझानी ही थी, लिहाजा मैंने सॉल्व करना शुरू करवा दिया। अब रिकॉर्डिंग में रिक्वायर्ड में अगर आप देखें तो सबसे पहले करें प्रिपेयर अ कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, आप कैश बुक बनाएं, ये लीजिए कैश बुक तैयार है, गर्मा गर्म ताजा ताजा। उसके बाद कहते हैं कैलकुलेट द टोटल कैश रिसिट्स एंड टोटल कैश पेमेंट्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अब आपने रिसिट्स और पेमेंट साइड के टोटल्स भी करने हैं जनाब, टोटल। कैश का कॉलम टोटल कर लिया और हमने टोटल कर लिया बैंक का कॉलम। सेम यही काम हमने पेमेंट साइड पर भी कर लिया बेटा। ठीक है, ये भी। तो पता लगा कि साल भर, सॉरी मई, थ्रू आउट द मंथ हमारे पास कैश पहले से मौजूद था 8,000, दिस वन। फिर हमने कैश रिसीव किया 3,500, 1,800, 700, 1,200। तो गोया इन सबको टोटल करें तो टोटल हमने 15,200 टोटल रिसिट्स किया कैश। जबकि बैंक की बात करें तो 15,800 हमने रिसिट्स किया। उसके अलावा अगर आप पेमेंट की बात करें तो हमने कैश के जरिए 1,100 की पेमेंट की है, जबकि 5,000 की बैंक के जरिए हमने पेमेंट की है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने इसको टोटल करना होता है। कैसे करना होता है ये समझा देता हूँ, देखें यहाँ पर लिखा हुआ भी है, कैलकुलेट द टोटल कैश रिसिट्स एंड कैश पेमेंट फॉर द मंथ, और फिर आगे कहते हैं डिटरमाइन द क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है जी, ऑन January 31, महीने के आखिरी तारीख में बताएं कि हमारे पास फाइनली कैश कितना बचा और बैंक बैलेंस कितना बचा। तो बेटा मैं आपको समझाता हूँ कि ये काम हम कैसे करते हैं। लुक एट दिस, ये बेसिकली हमने कर लिया टोटल्स। ठीक है जी, ये टोटल्स है हमारे, ये टोटल, ये टोटल, ये वाले कॉलम बेसिकली टोटल का है। अब अगर गौर करें तो हमारे पास कैश रिसीव हुआ है 15,200, जबकि कैश हमने पे किया है जस्ट 1,100। तो अगर मैं 15,000 में से माइनस कर दूं 1,100, 15,200 वो जो हमने रिसीव किया, जबकि 1,100 हमने पे किया, जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो बेटा आ जाएगा 14,100। क्या ख्याल है? ये आप अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह
सेम हम बैंक के साथ करेंगे। हमने रिसीव किया 15,800, जबकि पेमेंट की हमने 5,000। जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 10,800 आना चाहिए। हियर इट इज 10,800। तो ये बेसिकली हमारा क्लोजिंग बैलेंस कहलाएगा। क्लोजिंग बैलेंस, इसको हम कहते हैं बैलेंस सीडी कैरी डाउन। कि हम बैलेंस लेकर आए, हमें मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड का टोटल ज्यादा था, 15,000 15,000, और ये 1,100 5,000। लेकिन अकाउंटिंग का एक उसूल है कि महीने की आखिरी तारीख को आपने हमेशा अपने बुक को बैलेंस करना होता है। अब जरा गौर करें बेटा, जब मैं इसका टोटल करूंगा, यानी कि मैं इसको उठाऊंगा, इन दो सेल्स को जस्ट मैं टोटल कर रहा हूं, और यहां पर टोटल करूंगा तो देखें बेटा, दोनों साइड बिल्कुल बैलेंस्ड हो गया, राइट। लेकिन ये मैं कहता हूं अकाउंटिंग की बस एक रस्म है कि बैलेंस करना है। वी नो दैट कि ये बैलेंस नहीं है। हमें मालूम है कि बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड पर, रिसिट साइड पर अमाउंट ज्यादा थी, और कितनी ज्यादा थी, ये बैलेंसिंग फिगर जो है, यानी कि पेमेंट साइड के मुकाबले में रिसिट साइड ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? कैश 14,100, जबकि बैंक 10,008। यहां पर आपने लिखना है टैब फर्स्ट बैलेंस बीडी ब्रॉड डाउन। ठीक है जी, बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे महीने भर में टोटल कैश हमारे खाते में आया 15,200, मगर कैश में से हमने पेमेंट्स चूंकि 1,100 रुपए कर दी, तो फाइनली हमारे पास कैश बचा 14,800। आप खुद देखें, अगर मैं 15,200 में से 1,100 माइनस कर दूं तो बचता है ना 14,100। यही 14,100 यहाँ पर। और इसी तरीके से बैंक के साथ भी हमने किया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो क्वेश्चन के स्टार्ट में इन्होंने बताया था ओपनिंग बैलेंसेस 8,000 और 15,000। बिल्कुल यही ओपनिंग बैलेंस अगले महीने का ये रहा हमारा। तो ये सिलसिला चलता रहता है, ये कंटिन्यू रहता है, यानी कि फेब्रवरी की तमाम ट्रांजेक्शन्स को बेटा फिर हम यहाँ रिकॉर्ड किया करते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। फिर इसी तरीके से फेब्रवरी एंड में हम इसको बैलेंस करते हैं और उसको मार्च में ट्रांसफर कर देते हैं इस बैलेंस को। प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा होता है, बट डोंट यू वरी अबाउट दैट। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपको एग्जाम में या आपको एकेडमिक लाइफ के अंदर ऐसा हरगिज नहीं करना पड़ता। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक महीने की आपको रिसिट्स एंड पेमेंट्स की ट्रांजेक्शन दी जाती हैं, आप उसे रिकॉर्ड करते हैं और उसका एंडिंग बैलेंस बनाते हैं। दैट्स ऑल, यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको आज की क्लास ये हेल्पफुल लगी होगी। मैं कुछ चीजें बेटा और बताने वाला हूँ। अभी अभी आपने आगे मजीद बातें सुन लेनी है, काम की है आपके। सबसे पहली चीज तो ये बेटा कि आपने सोचा होगा कि सर ये कहीं आप सेल लिख रहे हैं, कहीं सर्विस इनकम लिख रहे हैं, कहीं अकाउंट रिसीवेबल लिख रहे हैं, कहीं परचेजेस लिख रहे हैं, कहीं ऑफिस न जाने क्या कुछ, सर ये कैसे पता लगेगा। दो बातें। पहली बात, मैंने क्लास के स्टार्ट में ही ये बात समझा दी थी कि जिंदगी में कई चीजें ऐसी होती हैं जो आप पहली बार पढ़ते हैं, और जब पहली बार पढ़ते हैं तो उस वक्त बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है, परेशानी होती है, बट घबराना नहीं है। ठीक है जी, विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज आपको आ जाती है। और जब लाइव क्लास लेते हैं, आपकी हर क्वेरी को आंसर करने के लिए टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी चीज ये रही जनाब इंट्रोडक्शन। जब प्रॉपर आप बैच स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर अब जब क्लासेस स्टार्ट होंगी हमारी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैं 1 मार्च से स्टार्ट कर दूंगा। सॉरी, मार्च तो चल रहा है, आई एम सॉरी, 1 अप्रैल से इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वो 1 अप्रैल, कोई अप्रैल फूल ना हो जाए हमारे साथ, कोई सैटरडे संडे ना हो तो मैं देख लूँ। ओह सुबह अल्लाह, क्या बात है जी। तो 1 अप्रैल मंडे है हमारे पास इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने जिंदगी दी तो हम 1 अप्रैल से प्रॉपर अपने सेशन का स्टार्ट करेंगे।
और जब सेशन का स्टार्ट करेंगे तो मैं थॉरली डिटेल्ड में आपको सबसे पहले बेटा बेसिक्स बताऊंगा। एंड हियर इट इज, ये देखें आपके लिए ये तमाम हैंडआउट्स रेडी हैं ब्रॉड विजन कोचिंग सेंटर की तरफ से। टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो मैंने आज आपको बताई, इसी तरीके से ट्रांजैक्शन या डेटा की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई। उसके बाद अकाउंट्स क्या होते हैं। अगर मैं आज की क्लास में ये समझाने लगता तो बेटा ये एक क्लास में समझने वाली चीज नहीं है, बल्कि मल्टीपल क्लासेस चाहिए इसको समझने के लिए। मतलब 2 से 3 क्लास में तो हम बेसिक्स को समझते हैं। तो आज की सिर्फ एक दिन की डेमो क्लास में ये बेसिक चीजें समझाना कि एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होती है, प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने डेमो क्लास में मुख्तसर सा एक सवाल आपको हल करके बताया। जब प्रॉपर क्लास शुरू होगी तो हम इनमें से हर एक, ये 5 तरह के नेचर ऑफ अकाउंट्स होते हैं, इनमें से हर एक को हम बहुत तफसील से पढ़ेंगे। जैसे कि एसेट्स क्या होता है, ये देखें जनाब, एसेट्स की पूरी एक फहरिस्त है। करंट क्या होता है, नॉन करंट क्या होता है, उनमें से हर एक के नाम, बिल्डिंग, लैंड, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ये देखें ऑफिस सप्लाईज, ये देखें अकाउंट रिसीवेबल, बात समझ में आ रही है, ये देखें कैश, ये देखें बैंक। इसी तरीके से बकिया भी जो अकाउंट्स हैं, जैसे कि लाइबिलिटी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी क्या होती है, ये देखें जी। अकाउंट पेएबल का मैंने अभी एक तस्करा किया था यहाँ पर कि जी हम पेमेंट की है। इसी तरह से एक्सपेंसेस में सैलरी एक्सपेंस का तस्करा हुआ, ये देखें बेटा। ये देखिए जी, एक्सपेंसेस की पूरी फहरिस्त मौजूद है। परचेजेस, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, इसी तरीके से और बहुत सारी चीजें, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सारी डिटेल मौजूद है जिसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे। तो इनशाला अगर कोई कंफ्यूजन आज की क्लास में रह भी गई होगी, वैसे मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एक बेसिक स्टूडेंट समझते हुए बहुत डिटेल में समझाऊं। तो वो कसर सारी की सारी हमारी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से निकल जाएगी रेगुलर क्लास में। एक बात तो आपको ये बतानी थी, बस मैं क्लास एंड करने लगा हूँ, एक आखिरी बात सुन लें। आ, आ, एक आखिरी बात जो है वो बेसिकली क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम हम ताल्लुक रखते हैं मिडिल क्लास से, ठीक है, इसको लिखता नहीं हूँ, बुरा लगेगा, मतलब फील होगा। मिडिल क्लास, ठीक है। हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की ऐसी होती है जो बेचारे पेरेंट्स पर रिलाई कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली पेरेंट्स की जो है वो उनके ऊपर एक बर्डन होता है उनको पढ़ाना और दीगर मामलात करना। सही है जी। तो मेरे इंस्टीट्यूट का एक तरीका ये रहा है, इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का, कि इसके अंदर मैं एक रेफरल बोनस रखता हूँ। रेफरल बोनस स्टूडेंट्स के लिए, फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं बेटा कि ये आप यू आर नॉट कंपेल्ड टू डू दिस। आप मजबूर नहीं है ये काम करने के लिए। इट्स टोटली अप टू यू, इट्स टोटली योर चॉइस कि अगर आप ये चाहें तो। अदरवाइज मैं किसी भी सूरत स्टूडेंट को कंपेल नहीं करूंगा, और मैं कर भी नहीं सकता कि आप ऐसा करें। नेवर नेवर, कभी भी नहीं। ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमारा स्टूडेंट अपनी जो उसकी स्टडी जर्नी है, उसकी जो लर्निंग की जो जर्नी है, उसी के अंदर उसकी कुछ अर्निंग अगर वो करना चाहे तो, अपनी स्किल्स को यूज करते हुए, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करते हुए अगर करना चाहे तो, जाहिर है आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इससे मैं पैसे कमा ही रहा हूँ ना। अभी हमारे पूरे मुल्क के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इसलिए हमारे यहाँ क्लास के अंदर हर कैटेगरी के हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। इसलिए मैं ये ऑफर देता हूँ, मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, यू आर नॉट कंपेल्ड टू डू दिस। आप मजबूर नहीं है ये काम करने के लिए, ये टोटली आपकी चॉइस है, जस्ट फॉर फन अगर आप ये करना चाहें तो। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट या मेरा कोई भी स्टूडेंट मुझे एक स्टूडेंट रेफर करता है, ठीक है जी, मतलब एक एडमिशन करवाता है फॉर एग्जाम्पल, तो उसे एवरी मंथ 500 पर मंथ उसको एक रेफरल बोनस मिलता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एवरी मंथ, जब तक आपकी क्लास चलती रहेगी। मोस्ट प्रोबेबली आपका जो सेशन होता है वो 10 से 11 महीनों का होता है। सो एवरी मंथ यू विल अर्न 500 ऑन अ सिंगल स्टूडेंट जो आपने रेफर किया होगा। अगर आप में से कोई स्टूडेंट 5 स्टूडेंट्स रेफर करता है तो एवरी मंथ ही कैन गेट 2500 रुपीज रेफरल बोनस। और इसी तरीके से अगर आप, जाहिर सी बात है, कॉलेज में जाते हैं, आपके लिंक्स हैं, दोस्ती यारी है, जो भी मामलात हैं,
तो अगर आप किसी को रेफर करते हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई 10 स्टूडेंट्स को रेफर करता है, तो 500 पर स्टूडेंट के हिसाब से एवरी मंथ, मैं बार बार क्लियर कर रहा हूँ, एवरी मंथ, ये वन टाइम का नहीं है, एवरी मंथ आप ये एक रेफरल बोनस अर्न करते हैं। और इसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि जो पैसे मैं कमा रहा हूँ, जो मेरी अर्निंग है, उसके अंदर मेरे स्टूडेंट का भी शेयर होना चाहिए। ठीक हो गया। अगेन, ये चौथी पांचवी बार मैं आखिर में आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि यू आर नॉट कंपेल्ड टू डू दिस। मैं बिल्कुल भी नहीं ये कहता कि स्टूडेंट लाजिम ऐसा करे, इट्स टोटली अप टू यू, इट्स योर चॉइस कि अगर आप ऐसा करना चाहें तो। एक चीज ये है, फीस की बात कर लें। फीस स्ट्रक्चर मुझे पहले समझाना चाहिए था, बट मैंने ये रेफरल बोनस वाली बात पहले समझा दी। फी स्ट्रक्चर बेटा क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत आसान सा फी स्ट्रक्चर है। फी स्ट्रक्चर आईकॉम एंड आईकॉम फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए सेम फीस है। और वो फीस है जनाब, एडमिशन फी बेटा ₹500, जबकि पर मंथ जो कोचिंग फी होगी, कोचिंग फी वो होगी बेटा आपकी 2500। ठीक है। सो फर्स्ट टाइम आप एक्चुअली टोटल जो पे करेंगे वो पे करेंगे 3000, बट उसके बाद ये वाली जो फीस है कोचिंग, ये आप एक्चुअली पर मंथ पे करेंगे। ठीक हो गया बेटा। ये वन टाइम की फीस है, ये पर मंथ आप पे करेंगे 2500। और टोटल फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन, टोटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको जो फी पे करनी है वो जस्ट ₹3000 है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं बेटा, अगेन मैं आप लोगों को जरा जो है वो याद दिला दूं कि एक्चुअली